हेलो एवरीवन। देखिएगा आज अपन केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर तक अपने पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन और रेट ऑफ द रिएक्शन को प्रेशर के टर्म्स में लिखना सीख गए थे, है ना। यहां तक अपनी बात हो गई थी। आज अपन आगे बात करने वाले हैं। आज अपन आगे बात करेंगे कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करते हैं, और सेकंड अपन बात करेंगे फिर कोलिजन थ्योरी वगैरह की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ऑर्डर डिटरमाइन करने के कौन कौन से मेथड है। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के कौन कौन से मेथड है, उन मेथड्स के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, चलो सबसे पहला मेथड, ये सारे मेथड पढ़ाए हुए हैं, बस रिवाइज करवा रहा हूं, है ना, बस रिवाइज करवा रहा हूं। सब कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ करवाए हुए है, उसका उल्टा चलना है। पहले आपको ऑर्डर दिया जाता था, इस बार ऑर्डर कैलकुलेट करवा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है रेट लॉ मेथड, दर समीकरण मेथड। आपको अच्छे से मालूम है कि रेट लॉ मेथड में अगर कोई रिएक्शन है M1A प्लस M2B कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, तो उस कंडीशन में इसकी रेट जो लिखी जाती है वो K A रेज टू दी पावर अल्फा B रेज टू दी पावर बीटा, तो इसका ऑर्डर जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, यही होता है। ठीक है, अपन बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो अगर आपको ऐसा दे रखा है कि A प्लस B कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इसका रेट लो दे रखा है कि A की पावर 1 B की पावर माइनस हाफ, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। तो आपको मालूम है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो रेट लॉ में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर का सम होता है, तो ये लो सम इज इक्वल टू 1/2। बोलो सही बात। ये सिंपल सा फर्स्ट मेथड हो गया, रेट लॉ मेथड, ये अपन ने पहले भी पढ़ चुके थे। सेकंड मेथड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट से कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आपको लिखवा रखा था बेसिकली कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो के नॉट की यूनिट जो होती है वो मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो तो होती है सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो तो होती है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, और अगर nth ऑर्डर की रिएक्शन हो तो Kn होता है मोल की पावर 1 माइनस n लीटर की पावर n-1 सेकंड इनवर्स। ये इस टाइप से। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करवाया था अपन ने, वापस एक क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। किसी अभिक्रिया के लिए दर नियतांक का मान, किसी अभिक्रिया के लिए दर नियतांक का मान अपन को दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻⁻² मोल की पावर -2 लीटर टू सेकंड इनवर्स। तो अभिक्रिया की कोटि या फिर ऑर्डर कैलकुलेट करना है, आपसे ये बोला गया। आराम से समझे, ये nth ऑर्डर का है, इससे कंपेयर करें। इससे कंपेयर करोगे तो n-1 की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। दो लीटर की पावर 2 लिखा हुआ है, n-1 2 होना चाहिए, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। ये देखो सिंपल सा तरीका हो गया। चले आगे थर्ड नंबर बात करते हैं, थर्ड मेथड बात करते हैं टेबल मेथड। वो टेबल मेथड आपको बताए गए थे, ऑर्डर कैलकुलेट करने के इस टाइप से टेबल बनी हुई थी। उन टेबल वाले क्वेश्चन को लैंग्वेज में भी बोला जा सकता है। लैंग्वेज में कैसे बोला जा सकता है, जैसे एक रिएक्शन है Ag प्लस BH कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। अगर आपको ऐसा बोले जाए, यदि G की सांद्रता को दुगुना किया जाए तो अभिक्रिया की दर
आधी हो जाती है। जी एंड एच दोनों की सांद्रता को 4 गुना करने पर अभिक्रिया की दर 4 गुना हो जाती है तो अभिक्रिया की कुल कोटि ज्ञात करो। अभिक्रिया की कुल कोटि ज्ञात करो, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो समझना आराम से क्वेश्चन को। अपन से ये बोला गया कि जी की सांद्रता को दुगुना किया, तो जी की सांद्रता को दुगुना किया तो मैंने कहा इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर अल्फा है, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर बीटा है, तो 2 की पावर कितनी लगाई जाए कि 1/2 आ जाए। तो इसका मतलब इस 1/2 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर -1, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया -1। ये लो अल्फा का तो माना गया, अच्छा जी और एच दोनों की सांद्रता को 4 गुना किया, तो 4 की पावर अल्फा इंटू 4 की पावर बीटा इज इक्वल टू 4 आएगा। यही बात हुई। ये अल्फा की वैल्यू -1 है, तो ये -1 हो गया। 4 की पावर बीटा इज इक्वल टू 4, तो 4 की पावर बीटा इज इक्वल टू 16 मीन्स 4 का स्क्वायर, तो बीटा इज इक्वल टू 2। अल्फा -1 बीटा 2, इसका मतलब इसकी रेट जब आप लिखोगे सॉरी जी की पावर -1 एच की पावर 2, तो ओवरऑल ऑर्डर जो आएगा वो -1 + 2 इज इक्वल टू 1 आएगा। कितना आएगा ऑर्डर ओवरऑल? +1 आ जाएगा। ठीक है बात, चले आगे। नेक्स्ट 4th मेथड पढ़ते हैं, हाफ लाइफ टाइम मेथड। हाफ लाइफ टाइम मेथड, हाफ लाइफ टाइम मेथड से कैसे करोगे? टी हाफ लाइफ टाइम मेथड से कैसे करोगे, आराम से समझना। हाफ लाइफ टाइम मेथड से कैसे करना है, आपको मालूम है कि जीरो ऑर्डर के लिए अगर मैं बात करूं तो टी हाफ जो होता था वो होता था A0/2K0। इसका मतलब टी हाफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है A0 के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693/K1। इसका मतलब टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर 0। तो nth ऑर्डर के लिए मैं एक जनरल टर्म्स बता रहा हूं, टी हाफ जो होता है वो होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन की पावर 1 - n के। इनिशियल कंसेंट्रेशन की पावर 1 - n के, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दो अलग अलग कंसेंट्रेशन पे हाफ लाइफ टाइम दे रखी हो, सुने बात को, ये nth ऑर्डर के लिए, तो आप तो ये अप्लाई कर दे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, आप तो ये अप्लाई कर दे। अगर इन जनरल बोलूं कि जब कंसेंट्रेशन A1 है उस समय हाफ लाइफ टाइम T1 है, और कंसेंट्रेशन A2 है तो हाफ लाइफ टाइम T2 है, तो आपने लिखा T2/T1 इज इक्वल टू A2/A1 की पावर 1 - n। अब इसका लॉग ले लो, तो लॉग हो गया T2/T1 इज इक्वल टू 1 - n, इधर हो गया लॉग A2/A1, ये अपॉन में डिवाइड कर दो, 1 - n इज इक्वल टू लॉग ऑफ द T2/T1 अपॉन लॉग ऑफ द A2/A1। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 - लॉग ऑफ द T2/T1 अपॉन लॉग ऑफ द A2/A1, ये आएगा nth ऑर्डर की वैल्यू। ऐसे अगर फॉर्मूला पूछे तब तो ये क्वेश्चन करना होगा, तो मैं बिल्कुल अलग तरीके से बता दूंगा कि प्रॉब्लम को कैसे करना है। प्रॉब्लम करने का तरीका बहुत सिंपल रहेगा। हाँ, अगर आपसे पूछ ले कि T1 जब इनिशियल कंसेंट्रेशन A1 है और हाफ लाइफ टाइम T1 है, जब कंसेंट्रेशन A2 कर दी जाए, हाफ लाइफ टाइम T2 हो, तो बताओ ऑर्डर क्या होगा, nth ऑर्डर का मान कितना होगा, तो nth ऑर्डर का मान ये आएगा। आगे बात समझ में। अब इससे रिलेटेड जब प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम देखो कैसे करनी है। प्रॉब्लम बहुत सिंपल से मैनर में आएगी।
चलिए नेक्स्ट बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो देखिए मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर अगर 4 अगर अपन बात करें, अपन बोले कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसेंट्रेशन की बात कर रहा हूं, है ना, ए नोट इनिशियल कंसेंट्रेशन, और इधर रखे अपन टी हाफ, 350 है, 540 है और 158 है, ये 425 दे रखा है हाफ लाइफ टाइम मिनट में, 275 है और 941 है। आपको वहां पे ऑप्शन लिखा हुआ होगा ऑर्डर क्या है, तो आपको ऑप्शन दे रखा है 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर। तो आराम से अब आपको मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, मेथड अप्लाई नहीं करे, फर्जी तरीके से मतलब कैसे अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चन को वो बता देता हूं मैं, ठीक है। जैसे एक बात सोचे, ये 350 से अगर 158 हुआ तो कंसेंट्रेशन लगभग आधी हो गई, 350 का आधा 175 होता है, तो आधी से कम हुई। अगर ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती तो फिर तो हाफ लाइफ टाइम भी कम हो जाना चाहिए, इधर तो हाफ लाइफ टाइम बढ़ गया, इसका मतलब जीरो ऑर्डर नहीं होगी। अच्छा, हाफ लाइफ टाइम अगर फर्स्ट ऑर्डर की होती तो हाफ लाइफ टाइम चेंज भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी गया, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम चेंज नहीं होता है। अच्छा, सेकंड ऑर्डर की अगर रिएक्शन है तो उस कंडीशन में देखो सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ जो होता है ए नॉट की पावर 1 - 2, इसका मतलब टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन। अगर ये आधे से कम हुआ है तो हाफ लाइफ टाइम आधे से ज्यादा हो जानी चाहिए, 425 का आधा डबल कितना, सॉरी डबल से ज्यादा हो जानी चाहिए, 425 का डबल 850, 850 से ज्यादा होना चाहिए, अभी तो बैटरा सटी, ये देखो, तो इसका मतलब कौन सा ऑर्डर आएगा, सेकंड। अब आप सोचते हो थर्ड ऑर्डर क्यों नहीं है, थर्ड ऑर्डर आता तो यहाँ पे स्क्वायर आता तो कंसेंट्रेशन जब आधी हुई है तो हाफ लाइफ टाइम जो होना चाहिए वो 2 का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 4 टाइम्स हो जानी चाहिए। क्या 4 टाइम्स हुई है, क्या 4 टाइम्स हुई है क्या, 400 का 4 टाइम्स कितना होगा, 1600, 1600 तो नहीं हुई ना, 1700 तो नहीं हुई ना, इसका मतलब कौन सा ऑर्डर मैच कर जाएगा, सेकंड ऑर्डर मैच कर जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट 5th नंबर मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, जिसे अपन हिट एंड ट्रायल मेथड बोलेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे, जैसे क्वेश्चन समझे आप, ये 5th नंबर मेथड है, इसका क्वेश्चन समझे आप, जैसे मैंने अगर आपको ऐसा दिया कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, याद करो ऐसे क्वेश्चन देता था उस समय एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करवाता था, और इस बार ऑर्डर पहले से डिटरमाइन होता था, इस बार ऑर्डर डिटरमाइन नहीं है, ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा, आराम से समझना बात को। इसके ऑर्डर की बात करनी है ना, तो मैंने आपको 2 कंसेप्ट पढ़ाए थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल टाइम में इक्वल कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज डिक्रीज होता है ना। एक बात सुनना, इक्वल टाइम तो कोई दे ही नहीं रखा है। अच्छा, इक्वल टाइम यहां से यहां आया, तो यहां 15 है तो यहां 15 है ना, यहां से यहां तक का ले लेना एक साथ, तो 15 में कितनी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुई, 60। परसेंटेज वाइज बात करो तो 30%, 140 से 80 गया तो वापस कितना कम हुआ, 60 डिक्रीज हुई। परसेंटेज लगभग जो होगा वो 40% के आसपास आएगा। परसेंटेज तो सेम नहीं है, लेकिन कंसेंट्रेशन इक्वल डिक्रीज हुई है, इसका मतलब कौन सा ऑर्डर रिएक्शन हो जाना चाहिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अभी भी किसी को डाउट लग रहा है कि सर हम ऐसे नहीं कर पाते क्वेश्चन को, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड करें। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या, आप एज्यूम करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये एज्यूम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर ये जीरो ऑर्डर के डेटा को सेटिस्फाई कर गई तो अपन मान लेंगे जीरो ऑर्डर, ये रियल टाइम। जीरो ऑर्डर के अंदर क्या लगता है, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी, ये वाला डेरिवेशन लगता है। अगर के नॉट की वैल्यू सेम आएगी हर ऑब्जर्वेशन के लिए तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर ही होगा। लगाओ वैल्यू, लगाओ ए नॉट की वैल्यू
200 माइनस 140 डिवाइड बाई 15, 4 आ गया। फिर वापस के नोट की वैल्यू देखो, 140 माइनस 100 डिवाइड बाई 10, वापस 4 आ गया। के नोट की वैल्यू सेम है, के नोट सेम है, कांस्टेंट है, इसका मतलब इट मींस रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी? जीरो ऑर्डर की। कौन से ऑर्डर की होगी? जीरो ऑर्डर की हो जाएगी। समझ में आई बात? चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया दे रखा है टाइम के साथ। बैक्टीरिया हमेशा ग्रोथ करता है, इस बात का ध्यान रखना है, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है हमेशा, ठीक है। स्टार्टिंग में 0 टाइम पे 50 बैक्टीरिया दे रखा था, 15 मिनट पे बैक्टीरिया हो गए 100, अगले 30 मिनट पे बैक्टीरिया हो गए 200, अगले 45 मिनट पे बैक्टीरिया हो गए 400। तो बोला एक तो ऑर्डर क्या होगा? एक तो सेकंड नंबर आपसे पार्ट पूछा गया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर फ्रॉम स्टार्टिंग, प्रारंभ से 2 घंटे पश्चात बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी? ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब सुने बात को, बैक्टीरियल जब ग्रोथ कर रहा है ना, बैक्टीरियल अगर ग्रोथ कर रहा है तो अपन इक्वल टाइम में बोलते हैं ना, इक्वल कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी या इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज डिक्रीज होता है। अब वो डिक्रीज नहीं होगा, वो इंक्रीज के मोड में चला जाएगा। कौन से मोड में चला जाएगा? इंक्रीज के मोड में चला जाएगा। तो सुने बात को, सुनना बात को, इक्वल टाइम में इक्वल टाइम में इक्वल टाइम दोनों चेक कर लो, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। 50 से 100 हुआ, 50 का इंक्रीमेंट, 100 से 200 हुआ, 100 का इंक्रीमेंट। तो इक्वल टाइम में इक्वल कंसेंट्रेशन इंक्रीज तो नहीं हो रही है, इसका मतलब जीरो ऑर्डर तो नहीं होना चाहिए। चेक करो फर्स्ट ऑर्डर, 50 से 100 हुआ, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया? 100% का इंक्रीमेंट हो गया। कितने परसेंटेज का? 100 का। अच्छा, 100 से 2 वापस 100% बढ़ गया, डबल हो रहा है, इसका मतलब 100% बढ़ रहा है। 200 से 400, इसका मतलब 100% बढ़ रहा है, इसका मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको लगता है कि नहीं ये तो नहीं समझ में आ रहा है, तो मेथड लगा दो फर्स्ट ऑर्डर। अगर आप एज्यूम करोगे तो आंसर K1 हर केस के लिए क्या आएगा? सेम आएगा। अच्छा, इसका मतलब ऐसा बोलूं 15 मिनट में कंसेंट्रेशन डबल होती जा रही है ना? तो अगले 60 में कितनी हो जाएगी? 800, 75 में 1600, 90 पे 3200, 105 पे 6400 और 120 पे 12800। ये बैक्टीरिया आ जाएगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना आ जाएगा? 12800। ओके, चलो आगे बोलो। नेक्स्ट 6 नंबर मेथड की बात करते हैं, ग्राफिकल मेथड। ग्राफ मेथड, कोई ग्राफ बना के देगा और फिर आपसे पूछेगा बताओ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाया, रेट वर्सेस टाइम का मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, बोला बताओ ऑर्डर कौन सा है। इसका मतलब रेट कांस्टेंट है, इसका मतलब रेट कांस्टेंट है, इसका मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई है? रेट किस में कांस्टेंट रहती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट रहती है। जीरो फर्स्ट ऑर्डर के आपको सारे ग्राफ बना के बताए हुए, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के सारे ग्राफ बना के बताए हुए, तो इसका ऑर्डर कौन सा हो जाएगा भैया? जीरो ऑर्डर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और देखें ग्राफिकल अप्रोच पे। ये ग्राफ ऐसा बना के दे रखा है आपको, log t 50% और log a नॉट का ग्राफ ऐसा आया और ये थीटा इज इक्वल टू 45 है डिग्री है। तो बोला ऑर्डर कौन सा होगा और रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? ऑर्डर क्या होगा और रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? अपन से ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट क्या होगा। बेसिकली अपन से ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है? समझिए बात को। ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट की अगर अपन बात करें तो log t 50%, इसका मतलब आप थोड़ा सा हिंट देके, ए नोट बढ़ रहा है तो t 50 भी बढ़ रहा है, ए नोट बढ़ रहा है तो t 50 बढ़ रहा है। इसका मतलब कहीं कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का लिंक है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का लिंक तो एक ही रिएक्शन में होता है, वो कौन सी? जीरो ऑर्डर। बाकी फर्स्ट ऑर्डर में
कांस्टेंट रहता है, सेकंड ऑर्डर में डिक्रीज होता है, थर्ड ऑर्डर में भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब है तो ऑर्डर जीरो। अगर ऑर्डर जीरो है तो टी हाफ कितना होता है जीरो ऑर्डर में, ए नॉट अपॉन 2k0, है ना। अब सुनना बात को, अगर ये y इज इक्वल टू एम एक्स का ही ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स का ही ग्राफ है, तो मैं इसका अगर लॉग लेता हूं तो log ऑफ दी टी 50% इज इक्वल टू log ए नॉट अपॉन 2k0 आएगा, है ना। ये बनना चाहिए, बोलो। इसको मैं अगर ऐसे ओपन करके लिखूंगा तो log 1 अपॉन 2k0 प्लस log ऑफ दी ए नॉट। इंटरसेप्ट बना नहीं, बात ढंग से सुनना, इंटरसेप्ट बना नहीं है। अगर इस क्वेश्चन का इंटरसेप्ट नहीं बना तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर ये 1 होगा तो log 1 हो जाएगा 0, इंटरसेप्ट बनेगा नहीं, है ना। तो k0 कितना हो जाएगा 1/2, k0 की वैल्यू आ गई 1/2, और कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। बोलो ठीक है। कितने मेथड हो गए, 6 मेथड हो गए, 8 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। चले आगे बात करें, चलो आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करें 7 नंबर मेथड पे, तो बात करते हैं ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मींस विल्गन विधि। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, ओस्टवाल्ड विल्गन विधि। मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट लेक्चर में भी, अगर आप किसी भी क्रियाकारक को, अगर एक्सेस में ले लेते हो, आप किसी भी रिएक्टेंट को अगर एक्सेस में ले लेते हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अगर आप किसी भी क्रियाकारक को एक्सेस में लेते हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। उसी को बोलते हैं ओस्टवाल्ड विल्गन विधि। इसमें क्या किया जाएगा, एक रिएक्टेंट को एक्सेस में लिया जाएगा। जब रिएक्टेंट को एक्सेस में लोगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। तो बस यही मेथड काम में लेंगे अपन ने पहले लिख चुके थे, मैं वापस बता देता हूं। अपन ने ये लिखा था, जब कोई क्रियाकारक आधिक्य में हो, जब कोई क्रियाकारक आधिक्य में लिया जाए, आधिक्य में लिया जाए तो अभिक्रिया की दर उस क्रियाकारक की सांद्रता पर, उस क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। जब कोई क्रियाकारक आधिक्य में लिया जाए तो अभिक्रिया की दर उस क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात दर नियम से वह स्पीसीज या वह क्रियाकारक विलगित हो जाता है, विलगित हो जाता है। दर नियम से वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, विलगित हो जाएगी। इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड बोलते हैं। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन नंबर 9। अगर मैंने एक रिएक्शन ऐसे लिखी, ए प्लस बी कन्वर्ट हुआ पी के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो देखो कैसे लिखेंगे। यदि बी को आधिक्य में लिया जाए एवं वह ए की सांद्रता दुगुनी करने पर
दुगुनी करने पर अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। अन्य प्रयोग में A को आधिक्य में लेने पर एवं B की सांद्रता 4 गुना करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुना हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। तो अभिक्रिया की कुल कोटि ज्ञात करो। अभिक्रिया की कुल कोटि ज्ञात करो, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे बी को आपने एक्सेस में लिया, जैसे ही आपने बी को एक्सेस में लिया तो बी के ऊपर रेट डिपेंड करनी नहीं चाहिए। तो आपको बोला ए की सांद्रता दुगुनी की, तो 2 की पावर अल्फा, तो अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है, तो 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 आएगा। अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलो अनदर एक्सपेरिमेंट में बात कर रहा है। अनदर एक्सपेरिमेंट में ए आधिक्य में हो गया, अनदर एक्सपेरिमेंट में ए आधिक्य में हो गया, तो उस समय बी की सांद्रता को आपने 4 गुना किया, ये लो, तो अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है, ये लो। तो इसको 2 की पावर 2 बीटा इज इक्वल टू 2 की पावर 1, 2 बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा 1 बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अभिक्रिया की कुल कोटि जो होगी वो हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1 बीटा हाफ इज इक्वल टू 3/2। कितनी हो जाएगी? 3/2। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, एक अभिक्रिया का आर ऐसे लिखा हुआ K1 इंटू सी 1 प्लस K2 इंटू सी, ऐसा लिख रखा है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो, कोटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, केस फर्स्ट, concentration C is very high and case second C is very low। एक केस तो मेरे को ये दिया कि C की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, और दूसरा केस मेरे को ये दिया जा रहा है कि C की वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, तो सुनना बात को आराम से। C is very high, कंसेंट्रेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब K2 इंटू सी जो होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ये वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसका मतलब R इज इक्वल टू K1 इंटू सी अपॉन K2 इंटू सी हो जाएगा। C से C कैंसिल, K1/K2। क्या कोई कंसेंट्रेशन आई क्या? नहीं, तो ऑर्डर जो होगा वो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? 0। तो मैंने बोला था जैसे ही कंसेंट्रेशन आप हाई लोगे तो उसके ऊपर रेट डिपेंड करेगी नहीं। देखो रेट डिपेंड ही नहीं कर रही है। C इज वेरी लो, तो K2 इंटू सी इज वेरी वेरी लेस देन 1 होगा, तो उस कंडीशन में R इज इक्वल टू K1 इंटू सी आएगा। इसका मतलब पावर 1 आ रही है, तो ऑर्डर कौन सा होगा बोलो? ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सिंपल से 10 क्वेश्चन थे क्या डिटर्मिनेशन करने के, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिटर्मिनेशन करने के 10 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। और कितने मेथड की बात कर ली? 7 मेथड की बात हो गई। ठीक बात, चलिए आगे। अब अपन बात करेंगे कोलिजन थ्योरी की। मैं कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन करके फिर आरएनएस इक्वेशन तक अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं कोलिजन थ्योरी टक्कर सिद्धांत की। इसकी बात करते हैं, कोलिजन थ्योरी टक्कर सिद्धांत। इस लेक्चर में अपन इसको कंप्लीट कर देते हैं ना, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट 7 लेक्चर में करेंगे। कोलिजन थ्योरी टक्कर सिद्धांत,
क्या है कोलिजन थ्योरी, क्या है टक्कर सिद्धांत, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो कोलिजन थ्योरी में यह बात बोली गई कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो दो मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर के कारण होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होती है वो दो मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर की वजह से कंप्लीट होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है, पहला पॉइंट यही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्रियाकारक अणुओं के मध्य, क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर के कारण पूर्ण होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर के कारण क्या होती है, पूर्ण होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होगी वो किसकी वजह से कंप्लीट होती है, क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर के कारण कंप्लीट होगी। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट देखिए इसी के अंदर, फर्स्ट नंबर पॉइंट का ही, प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को, प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को, टक्करों की संख्या को टक्कर आवृत्ति Z कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया, एक इकाई आयतन लो, उसके एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन कर रहे हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, टक्कर आवृत्ति Z कहते हैं। सामान्यतः टक्कर आवृत्ति का जो मान होता है, Z का जो मान होता है वो होता है 10⁻25 से लेके 10�28। एक बात गौर करना, इसका मतलब 1 लीटर आयतन लिया और 1 सेकंड बाद की तो 10⁻25 से लेके 10⁻28, 10⁻25 से लेके 10⁻28 मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन कर गए। ये मालूम है लगभग 100 से लेके 1 लाख मोल है। इसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन 100 मोल पर लीटर पर सेकंड से लेके 1 लाख मोल पर लीटर पर सेकंड आनी चाहिए, लेकिन इतनी तो रेट आती नहीं है। अपने ऑब्जर्वेशन देखा था 10⁻⁻2 आती है, 10⁻⁻3 आती है। इसका मतलब गड़बड़ तो है, इसका मतलब गड़बड़ तो है। सुने बात को, तो जब ये बात हुई तो इन्होंने कहा कि गड़बड़ है, तो इन्होंने अपना सेकंड नंबर पॉइंट किया कि टक्कर 2 प्रकार की होती है, टक्कर 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो होती है प्रभावी टक्कर, एक्टिव कोलिजन, एक्टिव बोलो इफेक्टिव बोलो एक ही बात है ना। और एक बोला इन्होंने कि अप्रभावी या पैसिव टक्कर, पैसिव कोलिजन। अच्छा, एक्टिव कोलिजन किसको बोलोगे? जिसके अंदर क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रभावी टक्कर। और इसमें क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते, बस टक्कर करके बैठ जाते हैं, उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, बात आ गई समझ में? क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। तो इन्होंने बोला मालूम कैसे चलेगा कि कोई कोलिजन इफेक्टिव है या नहीं है? तो अब अपन बात करेंगे इफेक्टिव कोलिजन की। अपन को मालूम चल गया कि क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर होगी तो ही जो है वो रिएक्शन किस में कन्वर्ट होगा, आरपी में कन्वर्ट होगा। फिर मैंने कहा कि टक्कर 2 प्रकार की होती है, क्योंकि टक्कर के मान तो बहुत ज्यादा आता है, तो अपन ने कहा कि टक्कर 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है इफेक्टिव और एक होती है पैसिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन के अंदर क्रियाकारक अणु उत्पाद में बदलेगा, लेकिन पैसिव कोलिजन में क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता है। थर्ड नंबर बात पे बात करें, प्रभावी टक्कर के लिए, प्रभावी टक्कर के लिए, प्रभावी टक्कर के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट, क्रियाकारक
अणुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा एवं सही विन्यास होना चाहिए। मैं अगर एक ही लाइन में बोलूं, फॉर इफेक्टिव कोलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड possess sufficient energy as well as proper orientation। सही विन्यास हो और पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए तो ही वो प्रभावी टक्कर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसका मतलब मेरे पास दो फैक्टर हो गए, एक तो हो गया ऊर्जा कारक एनर्जी फैक्टर, एक तो कौन सा फैक्टर होगा, एनर्जी फैक्टर। कौन सा फैक्टर होगा, एनर्जी फैक्टर। अच्छा, एनर्जी फैक्टर की अगर अपन बात करें तो देखो क्या होगा, तो एनर्जी फैक्टर के अंदर देखो कोई भी अगर रिएक्शन होती है तो ये एनर्जी पाथ है और ये इधर अपन रिएक्शन का पाथ रखे तो कोई भी रिएक्टेंट पहले यहां तक पहुंचेगा और फिर यहां पे पहुंचना जरूरी है। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और अगर ये मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ये उसको यहां तक पहुंचाना जरूरी है। वो रिएक्शन में तभी पार्टिसिपेट करेगा जब उसके पास इतनी एनर्जी हो। इस एनर्जी को बोलते हैं अपन ईटी। ईटी का मतलब होता है थ्रस्ट होल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा। इतनी ऊर्जा होनी उसके पास सफिशिएंट है, लेकिन क्रियाकारक अणुओं के पास इतनी ऊर्जा होती है, उनको एक्स्ट्रा इतनी देनी पड़ती है एक्टिवेट करने के लिए। तो ये ई जो होता है वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब सक्रियण ऊर्जा। क्या होगा, सक्रियण ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, ईटी थ्रस्ट होल्ड एनर्जी, ईए एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। मेरे को यहां से साफ दिख रहा है कि ईटी बराबर ईए प्लस क्या होगा, ईआर होगा। और डेल्टा एच जो होती है इस रिएक्शन का, वो अपन थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे। डेल्टा एच जो होती है वो हमेशा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगा। आगे बात समझ में ये रहेगा। तो उसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो, इसका मतलब उसके पास थ्रस्ट होल्ड एनर्जी होनी चाहिए। थ्रस्ट होल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं है तो उसे एक्टिव करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, ये तो हो गया पहला फैक्टर, ऊर्जा कारक। सेकंड नंबर बात करें ओरिएंटेशन फैक्टर, अभिविन्यास कारक। अभिविन्यास कारक, ओरिएंटेशन फैक्टर, अभिविन्यास कारक ओरिएंटेशन फैक्टर, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, टक्कर प्रभावी होनी चाहिए, इसके लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या, जैसे देखें ये ए का मॉलिक्यूल है, ये इधर आ रहा है, ये बी का मॉलिक्यूल है, ये इधर जा रहा है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, बिल्कुल ऐसा प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये लो, अब ए का मॉलिक्यूल ये जाएगा इधर और बी का मॉलिक्यूल ये आएगा इधर, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। अगर जैसे सपोज करो A2 प्लस B2 मिलके 2 टाइम्स अगर AB बना रहे हैं तो इसका मतलब A के मॉलिक्यूल की A के एटम की B के साथ कोलिजन होनी चाहिए। अगर आपने A2 को ऐसे रखा, B2 को अगर ऐसे रखा तो ओनली फॉर कोलिजन जो होगी वो इस A और B के बारे में होगी। ये वाला A और ये वाला B तो अनअफेक्टेड रहेगा, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब अगर आप इसको ऐसे रखते हो और फिर कोलिजन करवाते हो तो देखो ये ऐसे कोलिजन करेगा, उस कंडीशन में ये ए का बॉन्ड ब्रेक होगा, ए बी का बॉन्ड बनेगा, यहां से ए बी का बॉन्ड बनेगा, बी बी का बॉन्ड ब्रेक होगा। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन। बात आ गई समझ में, प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब समझ में आ गया। तो अभिविन्यास कारक ये हो गया। तो ओवरऑल बात करूं कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, अर्थात इट मींस, अर्थात अभिक्रिया की जो दर है, रिएक्टेंट की उत्पाद में बदलने की जो प्रवृत्ति है, अभिक्रिया की जो दर है, वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या जिसे अपन टक्कर आवृत्ति बोलेंगे कि टक्कर हो कितनी है, टक्कर ही नहीं हुई तो कन्वर्ट ही नहीं होगा। सेकेंड नंबर प्रभावी टक्करों की संख्या, प्रभावी टक्करों की संख्या या प्रभावी टक्करों का अंश F। ये F जो होता है
वो ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या हो, ज्यादा हो, वही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखेगा। और थर्ड नंबर अभिविन्यास कारक, जिसे अपन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ये तो प्रोबेबिलिटी है कि किधर ओरिएंटेड होगा, तो अभिविन्यास कारक को अपन पी से लिखते हैं। तो इन तीनों फैक्टर को अगर अपन कंबाइन करें तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इंटू एफ इंटू पी। R इज इक्वल टू Z इंटू पी और F की वैल्यू रख देता हूं ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसको अपन एक नया कांस्टेंट दे देते हैं ए एक्सपोनेंशियल प्री एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाई आर टी। रेट बोलो, रेट कांस्टेंट बोलो, एक ही बात होती है। तो यहीं से आरएनएस इक्वेशन डिराइव होगी, यहीं से आरएनएस इक्वेशन डिराइव होगी। ये ओवरऑल कोलिजन थ्योरी है। तो कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है? सिंपल सा कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर के कारण अभिक्रिया संपन्न होती है। अच्छा, एक सेकंड में इकाई आयतन में टक्करों की संख्या तो जो होती है वो टक्कर आवृत्ति होती है, और वो होती है 10 की घात 25 से 10 की घात 28। इतनी रेट आ जाएगी। तो ऐसा सोचा इतनी रेट तो आती नहीं, तो इसका मतलब सारी टक्कर जो है वो उत्पाद में बदलती नहीं। तो इसने कहा उत्पाद में जो बदलती है उसे तो बोलते हैं इफेक्टिव, और जो नहीं बदलती उसे बोलते हैं पैसिव। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन है? क्रियाकारक अणुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए, और सही क्या होना चाहिए? विन्यास होना चाहिए। तो मैंने कहा एनर्जी फैक्टर क्या होगा? तो एनर्जी फैक्टर थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये समझ में आ गया। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्रियाकारक अणु को अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड। क्रियाकारक अणुओं को दी गई अतिरिक्त ऊर्जा जिससे वो एक्टिव हो जाए उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिलेशन होगा, ये ओरिएंटेशन फैक्टर। समझ में आ गया? जल्दी से नोट करो, मैं बोर्ड साफ करवा के फिर आगे बात करता हूं। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं आरएनएस इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं? आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस समीकरण। अभी देखो रेट का मैंने फॉर्मूला लिखा तो आरएनएस समीकरण तो वहीं पे आ गई थी। मैंने बोला था रेट बोलो या रेट कांस्टेंट बोलो एक ही बात है। तो रेट बोलो या रेट कांस्टेंट बोलो, तो लास्ट में जाके फॉर्मूला क्या बना था? R बराबर P इंटू Z इंटू ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो इस रेट बोलो या K बोलो, P इंटू Z को A बोल दिया था, माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये फॉर्मूला बना था, ये आरएनएस इक्वेशन है। K यहाँ पे क्या है? दर स्थिरांक है, दर नियतांक है, पहली बात। सेकेंड नंबर पॉइंट, A एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है इसलिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, पूर्व चर घातांकी नियतांक कारक। ये क्या है? सक्रियण ऊर्जा है। R गैस स्थिरांक है। T टेम्परेचर है, तापमान, वो हमेशा किस में पुट करना चाहिए? केल्विन। पहला नंबर पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट, आप क्या कीजिएगा, इसका लॉग ले लें। ln ऑफ द k इज इक्वल टू ln ऑफ द a माइनस ई ए अपॉन आर टी। लॉग ऑफ द k इज इक्वल टू लॉग ऑफ द a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। एक तो ये बन जाएगा इक्वेशन। जब आपको a कैलकुलेट करना हो तो इस इक्वेशन का यूज करें आप। ठीक है, मैंने बोला कि T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 है, ये मैंने बोला। तो उसके अकॉर्डिंग log K2 इज इक्वल टू log ऑफ द A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2 हो जाएगा। log ऑफ द K1 इज इक्वल टू log ऑफ द A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1 हो जाएगा। बोलो, अगर ऐसा हुआ तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करो तो log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें। ठीक है, आपको अगर एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें।
बात क्लियर है? चलो ग्राफ की बात करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड। अगर आपको ग्राफ ऐसा पूछे, आपको ग्राफ पूछे log k वर्सेस 1/t का, और दूसरा ग्राफ पूछे k वर्सेस t का, तो देखना कैसा k वर्सेस t का जेई में आ भी चुका है। log k वर्सेस t का पूछे तो ये रहा 1/t का, ये y हो गया 1/t x हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब ग्राफ ऐसा आएगा। ये इंटरसेप्ट जो होगा वो log a होगा। अगर मैं इसको थीटा मानूं तो स्लोप जो आएगी टेन थीटा वो आएगा माइनस ए अपॉन 2.303 आर आ जाएगा। बोलो सही। अब मेरे को चाहिए के वर्सेस टी का। तो देखो टेम्परेचर अगर आप जीरो रखते हो, पहले देख लो, टेम्परेचर जीरो रखोगे तो 1/0 इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब जीरो से ग्राफ स्टार्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा। अच्छा, टेम्परेचर की वैल्यू इन्फिनिटी रख दोगे तो के बराबर ए हो जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ता 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 जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक पहुंचेगी? ए तक पहुंचेगी। ये ए, ऐसा ग्राफ आएगा। अब इस वाले पार्ट को जूम करें, इस वाले पार्ट को जूम करें, यहां से यहां तक जो है ना, इस पार्ट को जूम करें तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है ग्राफ ऐसा बना है? ये देखो, इस वाले पार्ट को जूम करें, ये जेई के अंदर आया था के वर्सेस टी का, तो उसके अंदर ये ग्राफ दे रखा था। बिल्कुल सही है, मैथ्स के फंक्शन लग रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं इसको जूम कर लो थोड़ा, इस वाले पॉइंट पर फोकस करें, तो इस वाले पॉइंट पे फोकस करोगे तो आपको खुद को लग जाएगा हाँ ग्राफ ऐसे ही चल रहा था। समझ में आ गई बात? चलो आगे। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर अपन बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन करवा रहा हूं सिंपल से, अच्छे से दो क्वेश्चन करवा रहा हूं। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है देखो 2015 के अंदर। किस ग्राफ के ढलान की अभिक्रिया, किस ग्राफ की ढलान अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित करता है? log k वर्सेस 1/t, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी देखो। तो इसने बोला था ln k वर्सेस 1/t, हाँ ln k वर्सेस 1/t भी हो जाएगा। ठीक है, चलो चलिए साहब, अब मैं करवाता हूं ये वाला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन? आपको तो एज ए फॉर्मेट में लिखना है। आपको बोला है किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होगी यदि उसकी दर दुगुनी और ताप, आप ऐसे बोलो, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस करने पर अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है, तो E ज्ञात करो। ये आपसे पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 34.7 किलो जूल, 15.1 किलो जूल। पहले ऑप्शन देख ले, बहुत दूर दूर है ये किलो जूल में। पहली बात तो 1000 का मल्टीप्लाई और होगा अभी तो, है ना। तो आपको ये अलाउ कर रहा है कि आप रफली कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको ये अलाउ कर रहा है कि आप रफली कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप रफली कैलकुलेशन करते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए अब तो आपको फॉर्मूला यही लगाना पड़ेगा। ये अगर ये फॉर्मूला लगाते हो तो अभिक्रिया की दर दुगनी होती है, तो log k2/k1 भी डबल हो जाएगा। किलो जूल में चाहिए तो ये 8.314 होता है। ये हो गया, ऊपर डिफरेंस आ गया 15 का, 293,308। एक काम करना, सुनना, ये 0.3 हो गया, ये होता 19.3 होता है, मैंने इसे 20 कंसीडर कर लिया। देखो इसको 7 बढ़ा रहा हूं 300, तो इसको 7 कम कर दिया तो 301 आएगा। अप्रोक्सीमेट में कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 20। किलो जूल में चाहिए ना तो 1 2 3 हटा दो, एक ये हटा दो तो ये हट जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 3 36 किलो जूल आएगी। अब इसके पास आसपास वाला आंसर देखो 34.7। समझ में आई बात? ये ऐसे क्वेश्चन टैकल करने होते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, K1 की वैल्यू दे रखी है 10⁻15
e रेस टू द पावर माइनस 2000 डिवाइड बाई टी, और K2 की वैल्यू दे रखी है 10 रेस टू द पावर 14 e रेस टू द पावर माइनस 1000 बाई टी। किस तापमान पर, कौन से तापमान पर K1 बराबर K2 होगा, कौन से टेम्परेचर पर K1 बराबर K2 होगा? तो K1 और K2 को बराबर करो, एक काम करो, ये e रेस टू द पावर इधर भेज दो, तो e रेस टू द पावर 1000 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 10 बच जाएगा। लॉग ले लो 1000 डिवाइड बाई टी ln 10, तो ln 10 को तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिवाइड में 2.303 आ जाएगा, ये केल्विन में आ जाएगा। ये लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि जब टेम्परेचर टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो K की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, K की वैल्यू कितनी होगी? तो आप तो सिंपल सा ये बोलोगे K बराबर होता है a e रेस टू द पावर माइनस EA बाई RT। जब टेम्परेचर टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो इसका मतलब K इज इक्वल टू a e रेस टू द पावर 0 बन जाएगा, e की पावर 0 होता है 1, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल से। क्वेश्चन नंबर 4, अगर बोले कि एक उष्मासेपी अभिक्रिया के लिए, उष्मासेपी अभिक्रिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, एक्टिवेशन एनर्जी लेस देन डेल्टा एच, एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच, ऑल ऑफ द एबो, उपरोक्त सभी पॉसिबल है। आप ग्राफ बना लो एक्सोथर्मिक का, तो उष्मासेपी का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा, यहां पे हीट आएगी या एनर्जी आएगी, ये आएगा, आएगा ये। तो सुने बात को, ये तो है डेल्टा एच और ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो ये वैल्यू बराबर भी हो सकती है, बराबर कैसे होगी? मैं इसको मेजरमेंट करके एग्जैक्ट नीचे लेके आ जाऊं। अच्छा, ये वाली वैल्यू ज्यादा हो सकती है तो मैं नेक्स्ट यहीं पे रखूं तो डेल्टा एच इतना ही आएगा। और सपोज करो ग्राफ ऐसा बना लिया, तो इस कंडीशन में डेल्टा एच तो ये हो जाएगी और एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो ओनली फॉर ये ही होगी, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। तो सारे केस पॉसिबल है। आगे बात समझ में? यही अगर मैं एंडोथर्मिक के लिए बात करता तो एंडोथर्मिक में क्या होता, उष्माशोषी में ये ग्राफ यहीं पे अटकता, ये ग्राफ यहीं पर अटकता, तो एक्टिवेशन एनर्जी तो यही होती है आपकी और डेल्टा एच ये होता। तो उस कंडीशन में एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन कितनी होती, डेल्टा एच होता। एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता, डेल्टा एच होता। बात समझ में आ गई? ये अपनी बात हो गई किसके बारे में, आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड। मैंने देखो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी करवा दिया आपको, ठीक है, कोलिजन थ्योरी और आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड। अब अपन आगे बात करते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, ठीक है। नोट करो, मैं बोर्ड साफ करवा के फिर आगे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, समझना बात को अच्छे से, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं जिसकी वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो चेंज हो सकती है ना। सबसे पहले बात करते हैं क्रिया कारक की सांद्रता, क्रिया कारक की सांद्रता। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। 90 तुले वर्ड बोलूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, इस बात का ध्यान रखना। जनरली आपको मालूम है अगर अपन लॉ ऑफ मास एक्शन देखे या अपन बोले अगर नेगेटिव ऑर्डर नहीं हो तो उस कंडीशन में कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगी, बढ़ेगी, एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
जीरो ऑर्डर में रेट क्या होती है? कांस्टेंट। कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट बढ़ती है। कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एक्चुअल में होता क्या है? कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एक्चुअल में होता क्या है कि सांद्रता में वृद्धि होगी तो कोलिजन, नंबर ऑफ अणु बढ़ेंगे, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ने वाली है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है Z इंक्रीज होने वाला है। अल्टीमेटली बात ये, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्यों? अणुओं की संख्या बढ़ेगी, अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो टक्कर भी बढ़ेगी, टक्कर बढ़ेगी तो अपना रेट बढ़ेगी बढ़ेगी। क्यों? याद करो, रेट P इंटू Z इंटू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे क्या होगा, अगर जैसे जैसे, मैं जीरो ऑर्डर की बात नहीं करता हूं, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, जैसे जैसे अभिक्रिया पूर्ण होती है, जैसे जैसे अभिक्रिया पूर्ण होती है तो सांद्रता घटेगी, सांद्रता घटेगी तो दर भी क्या होगी? रेट भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। याद करो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा आया था, जीरो ऑर्डर छोड़ दो बाकी सब में घटती है। ठीक है, तो एक्सेप्ट लिख दिया ना जीरो ऑर्डर। तो जैसे जैसे अभिक्रिया पूर्ण होती है, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाता है, वैसे वैसे सांद्रता कम होगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। पहला फैक्टर ये था, क्रियाकारक की सांद्रता। बात करते हैं सेकंड नंबर फैक्टर, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, क्रियाकारक की प्रकृति। क्रियाकारक की प्रकृति पे कैसे डिपेंड करेगा? क्रियाकारक की प्रकृति एक तो भौतिक अवस्था पे डिपेंड करता है, ठोस है, द्रव है या गैस है, भौतिक अवस्था पे डिपेंड करेगा। रेट का ऑर्डर आएगा, गैस स्टेट में सबसे ज्यादा रेट होती है, उसके बाद लिक्विड स्टेट में, और उसके बाद सॉलिड स्टेट में। तभी तो अपन जो फ्यूल है वो हमेशा गैसियस स्टेट में काम में लेते हैं, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है? ज्यादा होती है। अगली बात समझे, भौतिक अवस्था पहला। सेकंड नंबर, आप बॉन्ड कैसा रख रहे हो? जैसे अगर मैं एक रिएक्शन करवाता हूं NO प्लस O2 कन्वर्ट हुआ NO2, इसकी रेट R1 है। एक CO प्लस O2 रिएक्शन करवाता हूं CO2, इसकी रेट R2 है। मैं बोल रहा हूं R1 इज ग्रेटर देन R2 होगी रेट, या R1 और R2 बराबर नहीं होगी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो CO बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है NO के कंपैरेटिव में। तो CO बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट टास्क है। NO बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो रिएक्शन करेंगे। कोई भी रिएक्शन होती है तो पुराना बॉन्ड ब्रेक होता है, नया बॉन्ड बनता है। तो जब NO का बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो वापस नया बॉन्ड आसानी से बनेगा सामने, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो जाएगी क्या फॉरवर्ड में? तो इसका आ जाएगा R1 इज ग्रेटर देन R2। सिमिलर वे में ग्रेफाइट भी कार्बन होता है, इसकी अगर O2 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो CO2 बनता है, इसकी रेट R1 है। और डायमंड भी जो है वो कार्बन है, इससे भी CO2 बनेगा, लेकिन R1 इज नॉट इक्वल टू R2 होगा। तो इसका मतलब फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। ठीक है बात। थर्ड नंबर सरफेस एरिया, क्रियाकारक का सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ती है। तभी तो अपन क्या करते हैं, एक बात बताओ, कोयले का एक बड़ा टुकड़ा जलाना आसान है या कोयले के छोटे छोटे टुकड़े करके जलाना आसान है? छोटे टुकड़े, क्यों? छोटे टुकड़े करने पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो फोर्थ नंबर पॉइंट, दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये ओनली फॉर किसमें एप्लीकेबल होगा? ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन, गैसियस अभिक्रिया होगी उसमें ही एप्लीकेबल होगा। जब ठोस या फिर द्रव हो तो गैस का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट कोई काम नहीं करता है। अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होता है इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ती है, और कंसंट्रेशन बढ़ने पर अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? बढ़ेगी। कंसंट्रेशन बढ़ने पर अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? बढ़ेगी।
समझ में आई बात? ये सिंपल से छोटे छोटे से पॉइंट है। न्यूमेरिकल कहां पे बनना है, कैसे बनना है, वो मैं आगे बता दूंगा। उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, सुने बात को। कैटलिस्ट उत्प्रेरक अपन सरफेस केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जो होता है वो क्या काम करता है। कैटलिस्ट जो है वो किसी अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है। दो टाइप का होता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक जो होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है, वो रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। नेगेटिव कैटलिस्ट जो होता है, ये डिटेल में अपन पहले बात कर चुके हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट जो है वो रेट को कम करेगा। कैसे कम करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा के। एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा के। ये 5 पॉइंट हो गए, क्रियाकारक की सांद्रता, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया, दाब का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव। 5वां पॉइंट ये था। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट बात करते हैं, टेम्परेचर, तापमान। फिर इसके 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे टेम्परेचर के, और फिर मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन लास्ट टॉपिक होगा अपना, उसको करके इसको कंप्लीट करते हैं टॉपिक को। टेम्परेचर, सुनना बात को। टेम्परेचर वाले में मैं ये बोल रहा हूं, पहला पॉइंट, तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। मैं ये बोल सकता हूं कैसी भी रिएक्शन हो, चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, कैसी भी रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, क्योंकि पहला, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टक्कर आवृत्ति बढ़ती है एक तो। सेकंड नंबर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ता है। अल्टीमेटली किसका अंश बढ़ता है, सक्रिय अणुओं का अंश। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा। एफ अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है क्योंकि टक्कर आवृत्ति बढ़ती है। सेकेंड नंबर, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे सक्रिय अणुओं का अंश भी बढ़ता है। सेकेंड नंबर पॉइंट में बोलूं तो K बराबर होता है A e रेज टू दी पावर माइनस EA बाई RT। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो EA बाई RT की वैल्यू कम होगी, लेकिन पावर नेगेटिव में कम होना, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू, पावर नेगेटिव में कम होना इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू बढ़ेगी। एक्चुअल वैल्यू बढ़ेगी मतलब K भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर K बढ़ गया, देखो, ठीक है। थर्ड नंबर, सामान्यतः किसी अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ाने पर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की दर कैसी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। उसका रीजन देखिए, अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ाओगे तो देखो क्या होता है। इधर मैं फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल रख रहा हूं, यहां पे एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा का इधर मतलब एनर्जी फैक्टर रख रहा हूं। आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी पढ़ा होगा, ठीक है। उसके अंदर अपन ऐसा बनाते हैं, तो जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, अभी वही वाला फ्रैक्शन, वही वाला मॉलिक्यूल इफेक्टिव होगा। ये T टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया आपने। अब अगर मैं T+10 पे बढ़ाता हूं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा पीक कम होता जाएगा और ग्राफ राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ये वाला पार्ट नया आया, ये वाला पार्ट नया आया है, ये वाला
इसका एरिया इतना ही होगा। अगर ये A1 माने ये A2 माने तो A1 इज इक्वल टू A2। तो एक बात बताओ, ऐसे अणुओं की संख्या डबल हो गई टेम्परेचर बढ़ाने पर। ये T+10 पे ग्राफ बनाया है मैंने। टेम्परेचर बढ़ाया तो अभिक्रिया की दर दुगनी इसलिए हुई कि सक्रिय अणुओं का अंश जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रस्टहोल्ड एनर्जी से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। जिनकी एनर्जी थ्रस्टहोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो गई उन अणुओं का अंश डबल हो गया। ठीक है, तो दुगनी हो जाती है। उसका रीजन क्या होगा, सक्रिय अणुओं का अंश डबल हो जाता है। सक्रिय अणुओं का अंश डबल हो जाता है। बात आ रही समझ में, बोलो भैया। ये इसका रीजन हो जाएगा। ठीक है, 4th नंबर पॉइंट पे बात करें, टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक। तापमान गुणांक अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन तापांतर पर अभिक्रिया की दर या दर स्थिरांक रेट कांस्टेंट के का अनुपात को तापमान गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं अल्फा जो होगा वो RT+10 बोलो डिवाइड बाई RT या KT+10 डिवाइड बाई KT सेम ही होगा। 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन तापांतर पर ये आ गया रेशियो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें अल्फा का मान 2 से लेके 3 के बीच में होता है। इसका मतलब तो ये होगा कि 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अभिक्रिया की दर 2 से लेके 3 गुना तक हो जाती है। अभिक्रिया की दर 2 से लेके 3 गुना तक हो जाएगी। बात आ गई समझ में। ये सारे पॉइंट हो गए टेम्परेचर से रिलेटेड। हाँ, एक बात ध्यान रखे, NO+O2 गिव्स NO2, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा जो होता है नेगेटिव होता है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी रेट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट मैंने ले लिए इसमें लगभग। ठीक है, चलो यहां तक करो, फिर एक इसका न्यूमेरिकल करवा के और फिर अपन बात करते हैं किसकी, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन की। चलो अब देखो, इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो जो टेम्परेचर वाला कराया ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट। आपको बोला किसी अभिक्रिया का तापमान गुणांक 2 है। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 2 है, तो तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस करने पर अभिक्रिया की दर कितने गुना हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया। अभिक्रिया की दर कितने गुना हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको बोला किसी अभिक्रिया का तापमान गुणांक 2 है, तो इसका मतलब अगर आप अल्फा इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब जब टेम्परेचर T से T+10 करते हो तो अगर रेट R होती है तो 2R हो जाती। ठीक है, सुनना बात को, 30 डिग्री सेल्सियस पर रेट थी R, तो 40 पे हो जाएगी 2R, फिर तो 50 पे हो जाएगी 2R का डबल 4R, 60 पे हो जाएगी 8R, 70 पे हो जाएगी 16R और 80 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगी 32R। तो रेट हो जाएगी R से 32R। मैं आपको इसका एक सिंपल सा और तरीका बताता हूं। R डैश जो आएगा वो R इंटू अल्फा डेल्टा T बाई 10 कर दिया करो, ये आ जाएगा। देखो फाइनल R डैश जो आएगा वो आया R इंटू अल्फा है 2 डेल्टा T, 80 में से 30 गए 50 डिवाइड बाई 10, ये हो गया 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, ये लो 32 टाइम्स हो जाएगी। हो गया शॉर्ट फॉर्मूला इसका, बस ये ध्यान रखना है। चले लास्ट टॉपिक की बात करते हैं,
अभिक्रिया की क्रियाविधि, मेरे को बस 2 क्वेश्चन करवाने हैं आपको समझाने के लिए इसके अंदर। अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मेरे को 2 क्वेश्चन करवाने। क्या कि कोई भी अभिक्रिया जो है उसके अंदर 100% स्लो स्टेप होगा, और अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद जो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्लो स्टेप। तो इसका मतलब ये हो गया कि दर नियम जो है, दर नियम वो किसके लिए लिखा जाएगा, स्लो स्टेप के लिए लिखा जाएगा। पहली बात, दर नियम किसके लिए लिखा जाएगा, स्लो स्टेप के लिए लिखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ थिंग, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, स्लो स्टेप होता है। अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें 100% एक स्लो स्टेप होगा, एक से ज्यादा स्टेप है तो एक स्लो है, बाकी के सारे फास्ट है। तो हमेशा आपको रेट किसके लिए लिखनी है, रेट लॉ किसके लिए लिखना है, स्लो स्टेप के लिए। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, इसका मैकेनिज्म गिवन होना चाहिए आपको। बेसिकली इसका मैकेनिज्म है ए कन्वर्ट हुआ बी में, ये स्लो स्टेप ही है। तो आप जब रेट लॉ लिखोगे R इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट, ये आ गया, तो इसका ऑर्डर बोलो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। एक सेकेंड रिएक्शन और बता रहा हूं, A2 प्लस B2 कन्वर्ट हो रहा है 2 टाइम्स AB, ये रिएक्शन है। एक बात ध्यान रखें, रिएक्शन में जो स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही है, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट, वही रेट लॉ में आना चाहिए, इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। A2 डिसोसिएट हो रहा है 2A में, A प्लस B2 मिलके बन रहा है AB प्लस B, ये इसका स्लो स्टेप है। और फिर A प्लस B ये मिलके बन रहा है AB, ये बाकी के स्टेप फास्ट हो गए। आपसे बोला है कि बताओ ऑर्डर कितना होगा, ये पूछा गया। ठीक है, अपन स्लो स्टेप के ये इसके लिए RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो R इज इक्वल टू के रिएक्टेंट A और B2। तो B2 तो रिएक्शन में है लेकिन A नहीं है, A नहीं है तो A को यहां से सब्स्टिट्यूट करो, यहां से K इक्विलिब्रियम लिखो, A का स्क्वायर अपॉन A2, तो इसका मतलब यहां से क्या आएगा, A इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम की पावर हाफ इंटू A2 की पावर हाफ, ये यहां ले जाके पुट करे तो R इज इक्वल टू K इंटू K इक्विलिब्रियम की पावर हाफ, A2 की पावर हाफ, B2 की पावर 1। तो R इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह नया कांस्टेंट दे दे, A2 की पावर हाफ, B2 की पावर 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, ऐसे किसी का मैकेनिज्म लिखा जाएगा। ठीक है, ये केमिकल काइनेटिक्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, यहां तक करें, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के साथ। ओके, थैंक यू।